जोहार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम डी में एग्जाम डी तैयारी एग्जाम की। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको कोल्हान यूनिवर्सिटी यूजी सेमेस्टर 3 MN1B पॉलिटिकल साइंस पेपर नेम अंडरस्टैंडिंग इंडिया के बारे में बताने जा रहा हूं और इसका है यूनिट 2। यूनिट 1 का पहला और दूसरा पॉइंट मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप उसे देखना चाहते हैं तो एग्जाम डी के वीडियो लिस्ट में आप जाकर उसको जो है देख सकते हैं। वहां पर लिखा होगा MN1B पॉलिटिकल साइंस अंडरस्टैंडिंग अंबेडकर और यूनिट 1 A B ऐसे करके 2 पॉइंट हैं, उनको देख लीजिएगा। और अगर आपने देख लिया है तो इस पॉइंट को आप देख लीजिए। ये जो यूनिट 2 का है इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा और यहाँ पर मैंने आपके लिए जो है सिलेबस को अलग से छांट के लिखा है ताकि आप इनको समझ सकें। आप देख सकते हैं यूनिट 2 का सिलेबस है, इसमें आप 3 पॉइंट आपको मिलेंगे। पहला पॉइंट है आपका A, दूसरा B, तीसरा C। तो यूनिट का नाम है अंबेडकर एंड कोर इशू ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और पहला उनका पॉइंट है इसका अंबेडकर्स रोल एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। दूसरा पॉइंट है अंबेडकर्स स्टैंड ऑन की इशू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और तीसरा पॉइंट है लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ स्टेट्स। तो ये यूनिट 2 के तीनों पॉइंट को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और एक एक पॉइंट को ध्यान से देख के उसे लिखने का प्रयास कीजिएगा और तब जाके आप इसको थोड़ा बहुत समझ सकते हैं। और अगर 2 से 3 बार इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब मैं आगे बढ़ता हूं और आपको बताता हूं एक्सप्लेनेशन। इसका पहला पॉइंट, अंबेडकर्स रोल इज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी। तो डॉक्टर BR अंबेडकर की भूमिका भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। अब देखिए, जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे BR अंबेडकर, ये 1 नंबर का सवाल हो सकता है कि भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो वो थे डॉक्टर BR अंबेडकर और इनको जिम्मेदारी मिली थी भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार करने की। ठीक है। अब प्रारूपण में इनका जो पहला जो पॉइंट है वो है प्रारूपण में नेतृत्व। अध्यक्ष के रूप में अंबेडकर ने उस समिति का नेतृत्व किया जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी, यानी कि जो संविधान का प्रारूप तैयार कर रही थी वो उसके अध्यक्ष थे। उनकी कानूनी विशेषज्ञता और आधुनिक समावेशी भारत के लिए दृष्टिकोण ने एक ऐसे दस्तावेज को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जो सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व प्रदान करने का उद्देश्य रखता था। मूल रूप से वो कानून की भी पढ़ाई की थी उन्होंने, इसलिए वो एक कानूनन विशेषज्ञता उनके अंदर थी। ठीक है। वो कानूनी विशेषज्ञता के कारण उन्होंने संविधान को जो है बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा और सबको अधिकार दिए। ठीक है, सबको अधिकार दिए। वो इसमें किसी भी प्रकार के जो है भेदभाव नहीं किए, सबको अधिकार दिए और जिनको अधिकार पहले ज्यादा प्राप्त था उनको कम अधिकार दिया, जिनको अधिकार पहले बहुत कम प्राप्त था उनको ज्यादा दिए। इस प्रकार उन्होंने क्या किया, बराबर करने की कोशिश की। समावेशिता और सामाजिक न्याय, अंबेडकर ने हाशिए पर रहने वाले समुदाय, विशेष रूप से दलितों, पूर्व में जिन्हें अछूत कहा जाता था, के अधिकारों के लिए दृढ़ता से वकालत की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में इन समुदाय के संरक्षण और उत्थान के लिए प्रावधान शामिल हो। ये शिक्षा और सरकारी नौकरी में आरक्षण जैसी सकारात्मक कार्यवाही नीतियों में परिलक्षित होती है। अंबेडकर ने अपना जीवन का अधिकतर भाग जो है दलित अछूतों के लिए लड़ने के लिए लगा दिया। आप समझ सकते हैं कि वो खुद एक महार जाति से थे जो कि उस समय खुद छुआछूत का शिकार थी। तो उनको कैसा लगता होगा जब उनके साथ इस प्रकार का बर्ताव होता होगा। तो उनके जीवन का एक ध्येय बन गया, एक उद्देश्य बन गया कि इस स्थिति से बाहर निकालेंगे वो अपने पूरे समुदाय को। और ऐसा करते करते उसको पूरा भारत के समुदाय के बारे में पता चला। फिर उन्होंने पूरे भारत के लिए लड़ाई लड़ी और इसी क्रम में संविधान बनाने का जब प्रस्ताव उनके सामने आया तो उनको एक बहुत अच्छा मौका मिल गया था कि इस मौका से ही वो अपने आप को, अपने समुदाय को और इस प्रकार से जितने भी जो दलित, पिछड़े वर्ग है, अछूत वर्ग है, उनको जो है उस दलदल से बाहर निकाला जा सके जहां वो हजारों साल से फंसे हुए थे। ठीक है। तो इस प्रकार से वो इस जो है दलित, अछूत, इनको जो है इनको बाहर लाने के लिए, इनको मुख्य धारा से जोड़ने के लिए मेहनत कर रहे थे। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षा और सरकारी नौकरी में इनको आरक्षण देना जरूरी है। जब उन्होंने ये बातें कही तो बहुत सारे नेताओं ने, कांग्रेस के नेताओं ने इसका विरोध किया था कि ऐसा नहीं हो सकता, उनको ऐसा आरक्षण देंगे तो फिर जो बाकी लोग हैं वो इस पर विरोध कर सकते हैं। तो अंबेडकर ने अपना जो है विचार रखा कि आप समझ सकते हैं कि हजारों वर्षों से जो शोषित पीड़ित थे, अगर उनको आज भी हम लोग वैसे ही छोड़ देंगे तो ये व्यवस्था बनी ही रहेगी और ये हमेशा से वंचित रहेंगे अधिकारों से। इनको भी सत्ता में भागीदारी मिलनी चाहिए, इनको भी चुनाव लड़ने का अधिकार होनी चाहिए, इनको भी सरकारी नौकरियां मिलनी चाहिए और इनको भी बड़ी बड़ी जो डिग्रियां हैं वो मिलनी चाहिए। तब जाके ये अपने समाज के लिए भला कर सकते हैं। तब जाके बाकी नेताओं ने इनके बातों को सुना। हालांकि सभी नेता इनसे पूर्ण रूप से राजी नहीं हुए थे, लेकिन अधिकतर लोग राजी होने की वजह से ये कार्य आगे बढ़ा।
और फिर उन्होंने जो है संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी में अपना काम जो है जोर शोर से किया। मौलिक अधिकार के बारे में आप जानते होंगे। मौलिक अधिकार में बोलने का अधिकार, ठीक है, भेदभाव के खिलाफ संरक्षण, समता का अधिकार, समानता का अधिकार जो होता है, ये सारी चीजें जो है मौलिक अधिकार में आती है। और इसके लिए जो अंबेडकर थे उन्होंने बहुत प्रयास किया। तो मौलिक अधिकार भी एक उनकी जो है बहुत बड़ी जो है खोज थी। खोज क्या कहें उसको, हम कह सकते हैं कि अन्य देशों से जो है वो उस चीज को लेकर आए, और ये भी एक अपने आप में खोज थी कि वो चाहते तो उस चीज को नहीं भी लाते, लेकिन उन्होंने देखा कि मौलिक अधिकार किसी भी एक लोकतांत्रिक देश के लिए बहुत जरूरी है, और मौलिक अधिकार की वजह से ही कोई व्यक्ति अपना जीवन को सही तरीका से और कानूनी रूप से अच्छे ढंग से इज्जत के साथ वो जी सकता है। अब आते हैं 4 नंबर, राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांत। ठीक है, निदेशक सिद्धांत, इसका मतलब था कल्याणकारी राज्य की नींव रखना। वो कल्याणकारी राज्य की नींव रखना चाहते थे। कल्याणकारी राज्य का मतलब होता है एक ऐसा राज्य जिसमें जनता पर ही पूरा फोकस रहेगा, जनता ही वहाँ की भगवान होगी, जनता ही वहाँ का राजा होगी, सब कुछ होगा जनता ही, जनता के लिए ही काम करना होगा नेताओं को। ठीक है, तो उन्होंने इसके लिए जो है बहुत बड़ा एक ढांचा तैयार किया। अब आते हैं संघीय ढांचा पे। उन्होंने जो है केंद्र और राज्य सरकार दोनों को शक्तियां बराबर बांट दी। उन्होंने ऐसा नहीं कि सिर्फ केंद्र को ही शक्ति दे दिया, राज्य को कुछ नहीं दिया, या फिर राज्य को दिया केंद्र को कुछ नहीं दिया। उन्होंने केंद्र को भी वही शक्ति दी बराबर, राज्य को भी दिया, और कुछ शक्तियां दोनों को मिला जुला कर दे दिया। जैसे कि शिक्षा वाला, अगर आप शिक्षा का देखेंगे तो केंद्र और राज्य सरकार दोनों मिलकर इस पे कानून बनाते हैं, लेकिन बाकी चीजें हो गई उस पे जो है केंद्र और राज्य के अलग अलग नियम है। तो ना तो केंद्र अपनी मनमानी कर सकता है, ठीक है, ना तो राज्य सरकार अपनी मनमानी कर सकता है। ठीक है, तो इस चीज को आप देख सकते हैं कि संघीय ढांचा, इसलिए इसको जो है संघीय ढांचा कहा गया। संघीय मतलब आपको संग संग रहना होगा, तो संग संग नहीं रहेंगे तो इस ढांचे में आप नहीं आएंगे, फिर आप बाहर हो जाएंगे। तो संघीय ढांचा का जो एक आइडिया दिया था अंबेडकर ने, वो बहुत ही जबरदस्त है। ठीक है, और इस संघीय ढांचे की वजह से ही देख सकते हैं, चाहे केंद्र के नेता हो या फिर राज्य के नेता हो, सब मिलजुल कर रहते हैं। धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र, अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता के महत्व पर जोर दिया। यह सुनिश्चित किया कि राज्य धार्मिक मामलों में तटस्थता बनाए रखें। अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता पर बहुत ज्यादा जोर दिया, और उन्होंने किसी भी राज्य को ये कहा कि आपको जो है किसी भी धर्म को राजकीय धर्म नहीं बनाना है। इसके अलावा देश भी किसी भी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं बनाएगा। धर्म लोगों का व्यक्तिगत मामला है, और लोग जो है अपने इच्छा अनुसार जो है सुविधा अनुसार अपने धर्म को पालन करेंगे। इस पर राज्य या राष्ट्र का कोई पावर नहीं चलना चाहिए। तो अंबेडकर ने धर्मनिरपेक्षता को जो है संविधान में शामिल किया। अगर आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो आपको वहां पर वो मिलेगा। लोकतंत्र को भी उन्होंने शामिल किया। लोकतंत्र बहुत जरूरी चीज है। कानूनी और प्रशासनिक ढांचा, कानून और शासन की उनकी गहरी समझ ने न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका सहित कानूनी और प्रशासनिक ढांचे के लिए विस्तृत प्रावधानों को तैयार करने में मदद की, जो वर्षों से मजबूत बनी हुई थी। अंबेडकर का दृष्टिकोण बौद्धिकता और सामाजिक न्याय के प्रति प्रतिबद्धता ने एक ऐसे संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जिसका उद्देश्य भारत को एक न्यायपूर्ण, समतावादी और प्रगतिशील समाज में बदलना था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में उनका कार्य उनके विरासत का एक प्रमुख स्तंभ है, और आधुनिक भारत पर उनके गहरे प्रभाव का प्रमाण है। तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने मूल रूप से न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका को जो है बनाया। न्यायपालिका का मतलब होता है हमारे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट। कार्यपालिका का मतलब होता है पुलिस, एसपी, डीएसपी, इस प्रकार के पुलिस सेवा। और विधायक का मतलब होता है नेता, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या फिर जो भी मंत्री हैं, ठीक है, वो विधायिका में आते हैं। विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका उसको लागू करती है, और न्यायपालिका उस कानून का व्याख्या करती है, मतलब उसको एक्सप्लेन करती है। तो यहाँ पर जो है इसकी स्थापना हुई। अब आते हैं पॉइंट नंबर बी पे। पॉइंट नंबर ए जो है कंप्लीट हो गया। अगर आप इसको फिर से देखना चाहते हैं तो आप उसको रिपीट करके देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ पॉइंट बी का। अंबेडकर स्टैंड ऑन की इशू इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने संविधान सभा में विभिन्न प्रमुख मुद्दों पर अपनी स्पष्ट और निर्णायक राय रखी, जो भारतीय संविधान के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हुई। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर उनके विचार प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं, पहला जो है समाजवाद और आर्थिक न्याय है। उन्होंने संविधान का जब निर्माण हो रहा था ना, तो वो अपनी विचारधारा वहां रख रहे थे, तो वहां पर आया समाजवाद और आर्थिक न्याय। अंबेडकर ने समाजवाद के सिद्धांतों का समर्थन किया और आर्थिक न्याय को महत्वपूर्ण माना। आर्थिक न्याय का मतलब होता है सबको जो है धन रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, और सबको जो है बराबर आर्थिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए सबकी,
ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी के पास बहुत संपत्ति है, किसी के पास जो है कुछ भी नहीं है, ऐसी स्थिति जो है देश के लिए खतरा है। उन्होंने संसाधनों के समान वितरण, सामाजिक आर्थिक असमानताओं को दूर करने के लिए संविधान में प्रावधान शामिल करने की वकालत की। उन्होंने ये कहा कि जो समाजवाद है उसको लागू किया जाना चाहिए और जितने भी संसाधन है उसको बराबर वितरण करना चाहिए, और संसाधनों का इस प्रकार से जमाखोरी या इकट्ठाकरण नहीं होना चाहिए, किसी एक पर जो है उसको काबू नहीं होना चाहिए। अभी के जमाने में आप देख सकते हैं जिस प्रकार अमेरिका में पूंजीवाद चलता है, तो वो पूंजीवाद की हल्की हल्की जो है बू भारत तक आ रही है, और भारत में भी अब क्या हो गया, जमाखोरी की स्थिति हो गई। यूट्यूब में सब कोई अमीर बनना चाहता है, सब कोई धन संपत्ति को जो इकट्ठा करना चाहता है, हर कोई चाह रहा है कि उसके पास बहुत ज्यादा धन संपत्ति हो, अमीर बनने के सपने देखे जा रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इसमें कोई बुराई नहीं है, हर किसी को अमीर बनने का पूर्ण अधिकार है, लेकिन जब अमीर बनता है कोई तो कोई गरीब भी तो बनता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है जब एक व्यक्ति अकेले 10 व्यक्तियों का जो है 10 व्यक्तियों के बराबर संसाधनों का उपभोग करेगा अकेले, तो उसमें से जो 10 व्यक्ति उनको तो उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, जरा इसे समझिए कि मान लीजिए कि एक 10 लीटर पानी है और एक व्यक्ति अकेले 10 लीटर पानी में से 1 लीटर पी रहा है और बाकी 9 लीटर पानी में स्विमिंग पूल में डाल के नहा रहा है, और बाकी लोग जो है प्यास से मर रहे हैं। क्या ये सही स्थिति है? क्या एक देश के लिए ऐसी स्थिति होनी चाहिए कि संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का कब्जा हो और बाकी लोग जो है उसके सामने भीख मांगते रहें? तो ऐसी स्थिति पैदा ना हो, इसलिए अंबेडकर ने समाजवाद को और आर्थिक न्याय को बहुत महत्वपूर्ण माना। हालांकि कुछ समय तक वो चलती रही, लेकिन धीरे धीरे अलग अलग पार्टियां आती रही देश में, और आर्थिक न्याय और समाजवाद जो है खतरे में पड़ते चला गया। ठीक है, समाजवाद पर पूंजीवाद हावी होते चला गया, और ये पूंजीवाद जो है खतरे की घंटी बन सकती है किसी भी देश के लिए। समाजवाद एक प्रकार से सही स्थिति बनाती है। ठीक है, और या कहें तो भारत में तो ना तो समाजवाद लागू है ना तो पूंजीवाद, यहाँ पर दोनों लागू है, समाजवाद पूंजीवाद, इसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर समाजवाद के भी आपको अंश मिलेंगे, पूंजीवाद के भी अंश मिलेंगे। धर्मनिरपेक्षता के बारे में मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं समानता और गैर भेदभाव। अंबेडकर ने समानता और गैर भेदभाव के सिद्धांतों पर विशेष जोर दिया। उन्होंने सुनिश्चित किया कि संविधान में सभी नागरिकों को समानता का अधिकार मिले और भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा मिले। ठीक है, और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी आरक्षण की वकालत की। महिला पर वो अधिकार की बात करते हैं, अंबेडकर ने महिलाओं के अधिकारों के लिए भी जोर दिया और संविधान में उन्होंने उनके लिए समानता स्वतंत्रता के प्रावधान शामिल किए। हिंदू कोड बिल इसी का परिणाम है, याद रखिएगा, हिंदू कोड बिल, इसमें महिलाओं के अधिकार हैं, उनको भी समानता का अधिकार दिया गया है। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के मुद्दों को उठाया और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानूनी प्रावधानों की मांग की। संघीय ढांचा मैंने आपको समझा दिया, संघीय ढांचा क्या होता है। ठीक है, नागरिक स्वतंत्रता, अंबेडकर ने नागरिक स्वतंत्रता को बहुत महत्वपूर्ण माना और संविधान में मौलिक अधिकारों के रूप में इसकी गारंटी दी। ठीक है, कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, कौन व्यक्ति कैसा ड्रेस पहनेगा, किस कलर का ड्रेस पहनेगा, इसके अलावा कौन व्यक्ति अपने जो है मॉर्निंग के टाइम कौन सा नाश्ता करेगा, कौन सा गाना सुनेगा, कौन सी फिल्म देखेगा। ठीक है, वो सारी उसकी अपनी विचारधारा है, व्यक्तिगत आजादी है, उसको उस पर कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। व्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए, उसको बोलने की आजादी होनी चाहिए। ठीक है, अगर कोई नेता उसको अच्छा लगा तो उसको अच्छा बोलेगा, बुरा लगा तो बुरा बोलेगा, देश के बारे में वो अपने वक्तव्य रख सकता है। और संगठन बनाने की भी स्वतंत्रता है, अगर कोई चाहता है कि वो संगठन बनाए, चुनाव लड़े, वो भी कर सकता है, ये अधिकार है, स्वतंत्रता है। संवैधानिक नैतिकता, अंबेडकर ने संवैधानिक नैतिकता पर जोर दिया, यह मानते हुए कि कानून के शासन के साथ नैतिकता भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि एक सफल लोकतंत्र के लिए नागरिकों और नेताओं दोनों को संवैधानिक नैतिकता का पालन करना आवश्यक है। अंबेडकर के विचार और उनकी दृढ़ता ने भारतीय संविधान को एक प्रगतिशील, समावेशी और लोकतांत्रिक दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी दृष्टि ने भारत को एक न्यायपूर्ण और समान समाज की ओर अग्रसर करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो अंबेडकर क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि संवैधानिक नैतिकता बनी रहे, कानून तो कानून लागू रहेगा लेकिन नैतिकता भी बनी रहे। ठीक है, और इस प्रकार से आते हैं हम लोग पॉइंट नंबर सी, जो कि अंतिम पॉइंट है, लैंग्वेज एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का भाषा और राज्य के संगठन मुद्दों पर स्पष्ट और दूरदर्शी दृष्टिकोण था। आप देख सकते हैं सबसे बड़ा मुद्दा था भाषा का मुद्दा, समान भाषा की आवश्यकता। अंबेडकर ने भारत में एक समान भाषा की आवश्यकता पर जोर दिया। उनका मानना था कि किसी भी देश का एक जब भाषा होता है ना, तो वो भाषा जो है उस देश को एकता में बांधे रखता है। तो एक भाषा होना जरूरी है। ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, ठीक है, या कुछ और हो, लेकिन उस देश की अपनी एक भाषा होनी चाहिए। ठीक है, और यहाँ पर जो है अंबेडकर ने जो है इस पर जोर दिया था। उन्होंने हिंदी का समर्थन किया था और कहा था कि हिंदी को राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए और देवनागरी लिपि में इसको लिखा जाना चाहिए। लेकिन याद रहे, किसी भी क्षेत्रीय भाषा को इसमें
जो है नजरअंदाज ना किया जाए, उनके साथ भेदभाव ना किया जाए। यानी कि हिंदी को ही सर्वे सर्वा नहीं बना लेना है, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जो बोलियां हैं, उनको भी संरक्षित करना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। ऐसे नहीं कि एक भाषा है, बस एक ही भाषा है, बाकी सब भाषा को कोई महत्व ही नहीं देना है। ठीक है, तो इसलिए आप देखते होंगे कि हर एक राज्य भाषा के आधार पर गठित है। कोई देश में एक भाषा बोली जाती है, कोई राज्य में एक भाषा बोली जाती है, और उस राज्य की उस भाषा पर ही पकड़ होती है, जिस वजह से वहां की जो नौकरियां होती है वो उस भाषा को जानकार को पहले दिया जाता है। तो हर एक राज्य की अपनी इस प्रकार से स्वतंत्रता है, और देश के लिए जो नौकरियां होती है वो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम से होती है। आप देख सकते हैं अंग्रेजी का महत्व। अंग्रेजी का महत्व कोई अंबेडकर ने नकारा नहीं है। उन्होंने कहा है कि अंग्रेजी एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और अगर हमें वैश्विक समुदाय से संपर्क करना होगा तो अंग्रेजी भी जानना है। तो अगर हम अंबेडकर की इस बातों को थोड़ा संक्षेप में कहें तो अंबेडकर कहते हैं कि 3 भाषा जानिए। 3 भाषा कौन कौन सा? एक आपकी मातृभाषा, चाहे वो आपकी जो भी, आप जो मातृभाषा का मतलब क्या होता है? अपने माँ बाप से जिस भाषा में बात करते हैं ना, वो आपकी मातृभाषा है। ठीक है, ऐसे नहीं कि भाई बात करते कुछ और लिख दिए कुछ और, ऐसा नहीं। मातृभाषा का मतलब होता है अपनी मम्मी से जिस भाषा में बात करते हैं, ठीक है, अपने पिताजी से जिस भाषा में बात करते हैं, अपने घर वालों से जैसे बात करते हैं, वो आपकी मातृभाषा है। और इसके बाद आप एक आता है आपके राजकीय भाषा, एक आता है आपका राष्ट्रीय भाषा, एक आता है अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो यहाँ पर देखिए मातृभाषा हो गया, एक बात हो गया हम लोग राष्ट्रीय हिंदी भाषा, उसके बाद एक हो गया अंग्रेजी अंतर्राष्ट्रीय भाषा। तो 3 भाषाओं का ज्ञान तो होना ही चाहिए, मातृभाषा, हिंदी भाषा और अंग्रेजी भाषा, ये आना ही आना है। ठीक है, बाकी आपका फ्रेंच अलग अलग भाषा जानना है, ठीक है, वो अलग चीज है, लेकिन ये तो आना ही आना है भारत में रहने के लिए, इतना तो आना ही चाहिए। ठीक है, तभी आप भारत को समझ सकते हैं, इसके इतिहास को समझ सकते हैं। राज्यों का संगठन, राज्यों का पुनर्गठन करना आवश्यक था। अंबेडकर ने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन किया। उनका मानना था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण प्रशासनिक सुविधा और जनता के साथ बेहतर संचार को सुनिश्चित करेगा। अंबेडकर ये मानते थे कि भाषा के आधार पर अगर राज्य का गठन होगा तो वहां के लोगों के साथ जो है संचार करने में ज्यादा सुविधा होगी, क्योंकि एक भाषा, मान लीजिए कि किसी राज्य के लोग जो है, मान लीजिए उड़ीसा का बात करते हैं, उड़ीसा के लोग जो उड़िया बोलते हैं, ठीक है, तो वहां पर जहां भी आप जाइएगा, आप में से अगर कोई उड़ीसा गए होंगे तो आपने देखा होगा कि वहां के बोर्ड में जो है हिंदी ना के बराबर मिलता है, सारे बोर्ड उड़िया में लिखे रहते हैं या फिर अंग्रेजी में। तो वहां पर अगर किसी को कम्युनिकेशन करना है या किसी को जो है गवर्नमेंट जॉब वहां पे मिल गया तो उसको उड़िया तो जानना पड़ेगा, या कोई वहां पर जो है शिफ्ट हो रहा है तो उसको उड़िया आना चाहिए, नहीं तो उसका वहां पर रहना मुश्किल हो जाएगा। भाई दुकान जाएंगे वहां उड़िया से बोल रहा है, आप कहीं मॉल में जाएंगे वहां उड़िया से बोल रहा है, मूवी उड़िया में चल रहा है। तो समझिए कि अगर इस प्रकार, मैंने तो सिर्फ उड़ीसा का बात लिया, अब इस प्रकार पश्चिम बंगाल में बांग्ला का है, ठीक है, इस प्रकार अलग अलग राज्यों में, गुजरात में गुजराती है। तो अंबेडकर ने भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन का समर्थन किया। उनका मानना था कि भाषाई आधार पर अगर निर्माण होगा तो संचार सुविधा होगी, इसके विभिन्न भाषाई समूहों की संस्कृति की पहचान होगी और स्वायत्तता का भी संरक्षण मिलेगा, है ना। उस भाषा की जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में भी ये देश जानेगा, अलग अलग लोग उस भाषा को सीखेंगे, वो भाषा धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें होती है विकास की जो है स्थिति। मजबूत केंद्र, उन्होंने एक मजबूत केंद्र की वकालत की, उसको जो है राष्ट्रीय एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने के लिए कहा। ठीक है, इसलिए देखेंगे जो भी प्रधानमंत्री बनते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रीय एकता और अखंडता की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि अंबेडकर ये कह कर गए हैं कि उनको सभी राज्यों को एकता बना के रखना है और अखंड बना के रखना है। ठीक है, अगर कोई राज्य बदमाशी कर रहा है तो उसका भी उनको जो है उपाय है संविधान में। इसके अलावा अगर कोई राज्य अच्छे कार्य कर रहा है तो उसको भी पुरस्कृत करने का जो है ये है कि उसको जो है अधिक से अधिक केंद्र सरकार की ओर से जो है सहयोग मिलता है। तो इस प्रकार से दोनों को जो है उन्होंने शक्तियां दी, राज्य को भी यह छूट दी, पूरा उनको भी ऐसे नहीं कि एकदम पूरा जो है बंधक बना दिया, उनको भी थोड़ा छूट दिया। ठीक है, राज्य और केंद्र के बीच शक्तियों को संतुलित कर दिया। समन्वय और संतुलन बहुत जरूरी है। संवैधानिक प्रावधान क्या है? अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान में राज्यों और केंद्रों के बीच शक्तियों का स्पष्ट वितरण होना चाहिए। ये मैंने समझा दिया, संघीय ढांचा मैंने समझा दिया, वही पॉइंट है। और इसी पॉइंट में हम लास्ट में देख सकते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के जो विचार थे, उनके नेतृत्व ने भारतीय संविधान को एक संतुलित समावेशी दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने भाषा और राज्यों के संगठन के जटिल मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित किया। उनके दूरदर्शी दृष्टिकोण ने एक मजबूत और एकजुट भारत की नींव रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अंबेडकर जो है कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे। ठीक है, और अगर आप इनको गहराई से पढ़ेंगे, ठीक है, आप अंबेडकर को पढ़िए, जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे ना तब तक आप नहीं समझेंगे। आप उनकी किताब को
जो है इंटरनेट से पढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट PDF में मिल जाएंगी। अगर आपको फोन से पढ़ने में असुविधा होती है तो आप किताब खरीद कर भी पढ़ सकते हैं। लेकिन अम्बेडकर को जानिए, अम्बेडकर को जानना भारत के लिए ही नहीं पूरी दुनिया के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने अपना पूरा जीवन पढ़ाई में लगा दिया और इसके अलावा उन्होंने वो चीजें खोज निकाली जो कि भारत को एक महत्वपूर्ण देश बनाने में, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बनाने में योगदान दिया। ठीक है, तो ये था यूनिट 2 यहाँ पर कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया और आप लोगों को अम्बेडकर के बारे में बहुत सारी नई चीजें जानने को मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।